Hello students, welcome back to Prepon. I am Rahul Swarup. I have been teaching history and polity for the last 22 years for UPSC exams. समय समय पर मैं आपके लिए कुछ सेशंस लेके आता रहता हूँ. इस साल प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए आई एम ट्राइंग टू कवर मॉडर्न इंडिया थ्रू थीम्स ऑन द बेसिस ऑफ थीम बेस्ड MCQs. MCQs डिस्कस तो करेंगे. पूरी मॉडर्न इंडिया के MCQs डिस्कस करने से बेहतर है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में जो थीम्स हैं उन पे बेस्ड क्वेश्चन करें तो उस टॉपिक को, उस ब्रॉडर थीम को हम बेहतर तरीके से कवर कर सकते हैं. जैसे पहला थीम जो आजकल मैं चला रहा हूँ दैट इज़ रिवोल्ट्स एंड रिबेलियंस इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट. अब वो रिवोल्ट्स रिबेलियंस चाहे वो राजाओं की हों या ट्राइबल्स की हों या पीजेंट्स की हों, उनको अगर हम इस टॉपिक के तहत कवर करेंगे तो हम उस टॉपिक की, उस थीम की सभी डायमेंशंस कवर कर सकते हैं और फिर जैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा हम अच्छी तरीके से उसे कर पाएंगे. तो अब तक 3 वीडियोस 3 सेशंस में कर चुका हूँ, ये चौथा सेशन है. करते हैं, चलिए. पहला क्वेश्चन आज का है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सिविल रिबेलियंस इन 19th सेंचुरी. 19th सेंचुरी में जो सिविल रिबेलियंस हुई थी, जो राजा वगैरह, शासक वगैरह हैं वो कैरी ऑन कर रहे हैं, उसके बारे में 3 स्टेटमेंट हैं. These rebellions were wholly local in their spread and isolated from each other. ये छोटे छोटे शासक हैं, भारत के जगह जगह रूल कर रहे हैं और इनमें अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप हो रहा है तो ये रिवोल्ट कर रहे हैं. अब ये पहला स्टेटमेंट कहता है कि ये अपनी अपनी पॉकेट्स में काम कर रहे हैं, आइसोलेटेड हैं एक दूसरे से और इनका जो स्प्रेड है वो बहुत लोकल है. इनमें आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं दिखाई पड़ता था 19th सेंचुरी के कंटेक्स्ट में, बैकग्राउंड में. सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली द सेमी फ्यूडल लीडर्स ऑफ दीज रिबेलियंस वर बैकवर्ड लुकिंग एंड ट्रेडिशनल इन आउटलुक. और जो इनको लीड कर रहे हैं, जो राजा हैं, शासक हैं, छोटे छोटे उस समय के जो शासक हैं, वो ओबियसली उस समय के हिसाब से अपने थॉट में बैकवर्ड लुकिंग हैं और ट्रेडिशनल हैं, अपने ट्रेडिशनल आउटलुक से उस विचार को लेके आगे बढ़ रहे हैं. तीसरा ये है कि देयर रेजिस्टेंस रिप्रेजेंटेड नो सोसाइटल अल्टरनेटिव. उनका जो रेजिस्टेंस है अंग्रेजी शासन के खिलाफ, उसके लिए वो कोई एक अल्टरनेटिव नहीं दे पा रहे हैं. अंग्रेज़ों के शासन को अपोज तो कर रहे हैं लेकिन वो ख़त्म होगा तो क्या वो बेहतर शासन लोगों को दे पाएंगे, ऐसा कुछ उनमें नहीं दिखाई पड़ता है. तो ये 3 स्टेटमेंट हैं अबाउट द सिविल रिबेलियंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ 19th सेंचुरी. अब इनमें से कौन सा सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, तो आप देखिए इनमें अबव स्टेटमेंट से कौन सा करेक्ट है. तो बिल्कुल सही है. 19th सेंचुरी में कोई कोऑर्डिनेशन की उम्मीद आप कर भी नहीं सकते हैं. 19th सेंचुरी यहाँ पर की फ्रेज है, की वर्ड है. 19th सेंचुरी वो है जब कांग्रेस भी नहीं बनी है ठीक से और छोटे छोटे पॉलिटिकल बॉडीज़ बनने की कोशिश कर रही हैं. तो ऐसे में उन राजाओं से, शासकों से उम्मीद करना कि वो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट में काम करेंगे संभव नहीं था. तो ये पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि ये अपने अपने क्षेत्र में रूल काम कर रहे थे अंग्रेज़ों के खिलाफ और इनमें कोई यूनिटी जैसी चीज़ नहीं थी, कोई एक दूसरे से आइसोलेटेड तरीके से काम कर रहे थे. और उस समय के बैकग्राउंड में या सोशली हो या इकोनॉमिकली हो, पॉलिटिकली हो, ये अपने विचार में, अपनी सोच में उस समय के हिसाब से बैकवर्ड लुकिंग ही होंगे या ट्रेडिशनल ही होंगे. ये भी बिल्कुल सही है. और सही बात है कि इनका जो अंग्रेज़ों के खिलाफ रेजिस्टेंस था वो उनके हस्तक्षेप के खिलाफ था और ये कुछ ये नहीं कह पा रहे थे लोगों से कि अगर ये ख़त्म होगा तो हम एक बहुत बेहतर सरकार आपको शासन देने की कोशिश करेंगे. तो तीनों स्टेटमेंट ही सही हो जाते हैं. आंसर इज डी. Important point is this, all these questions have been taken from all important books of modern Indian history, चाहे वो बिपिन चंद्रा हो या शेखर बंदोपाध्याय की प्लासी टू पार्टीशन हो या मॉडर्न इंडिया में सुमीर सरकार हो या NCERT हो, उसके सारे क्वेश्चंस हैं. तो ये पहला क्वेश्चन है इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिवोल्ट्स एंड रिबेलियंस. देखिए, ये मैंने बिपिन चंद्रा के पेज नंबर 35 से लिया गया है और आपको मैंने बुक से ले एक छोटा सा कैप्शन भी दे दिया है जहाँ पर इसका एक्सप्लेन किया गया है. इट विल हेल्प यू ए लॉट. तो हमारा टॉपिक भी कवर हुआ जा रहा है, बुक भी कवर हुई जा रही है, क्वेश्चंस भी हम सॉल्व किए ले रहे हैं. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32. वी आर टॉकिंग अबाउट थीम बेस्ड टेस्ट सीरीज, थीम बेस्ड MCQ डिस्कशन. मॉडर्न इंडिया पे पहला थीम रिवोल्ट्स एंड रिबेलियंस है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ट्राइबल रिवोल्ट्स इन 19th सेंचुरी. ट्राइबल रिवोल्ट्स की 19th सेंचुरी में हुए उनके बारे में स्टेटमेंट्स.
These revolts were directed against all outsiders who were non-tribals. अपनी अपनी पॉकेट्स में ट्राइबल विद्रोह भी हुए हैं। तो ये पहला स्टेटमेंट कहता है ये जो कबीलों के विद्रोह हो रहे हैं, ट्राइबल विद्रोह हो रहे हैं, ये उन सभी आउटसाइडर्स के खिलाफ थे जो ट्राइबल पॉकेट्स में रहते हैं। तो these revolts were directed against all outsiders who were non-tribals. वो चाहे वो साहूकार हों या वो ज़मींदार हों या रेवेन्यू कलेक्टर्स वगैरह हों या और लोग भी जो नॉन ट्राइबल्स हैं, सभी के खिलाफ ये विद्रोह कर रहे हैं जो इनके क्षेत्र में आके इनके ट्राइबल राइट्स का हनन करने लगे थे। These revolts were often spontaneous in character. और ये देखा गया था कि अचानक ये हमला कर देते हैं अपने शोषण करने वालों पर। ये इनका दूसरा एक फीचर बता रहे हैं। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। They were against all the outsiders but not all the outsiders. जो नॉन ट्राइबल्स इन ट्राइबल एरियाज में रह रहे हैं उनके अगेंस्ट नहीं होता था, बल्कि कई सारे नॉन ट्राइबल्स तो इनके साथ काम करते हैं, इनके रिवोल्ट्स का पार्ट बन जाते हैं। ये उन्हीं के खिलाफ थे जो इनका शोषण कर रहे हैं, चाहे वो साहूकार हो, मनी लेंडर्स हो, रेवेन्यू कलेक्टर्स हो या गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हो, उनके खिलाफ काम कर रहे हैं जो शोषण में शामिल थे। हर एक आउटसाइडर के खिलाफ ये नहीं हुआ करते थे। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ये बात सही है, कई बार इन रिवोल्ट्स में देखा गया है कि ये स्पॉन्टेनियस है, अचानक ये अपने जो शोषण करने वाले लोग हैं उन पे हमला कर देते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो आंसर इज बी, 2 इज करेक्ट। देखिए आंसर इज बी, 2 ओनली। एट द सेम टाइम नॉट ऑल आउटसाइडर्स वर अटैक्ड एज एनिमीज, ऑफन देयर वाज नो वायलेंस अगेंस्ट द नॉन ट्राइबल पुअर who worked in the tribal villages in supportive economic roles had social relations with the tribals such as Telis, Gwalas, Lohas, etc. Clear? And most of the time this often took the form of spontaneous attacks on the outsiders, looting their property and expelling them from their villages. Bipin Chandra, page number 36. So this type of effort is going to give a good command over the subject कर सकते हैं। तो ये देखिए दूसरा क्वेश्चन था। वी हैव डन सेकंड क्वेश्चन ऑन रिवोल्ट्स एंड रिबेलियंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडिगो रिवोल्ट इन 19th century। अगेन दोज हु हैव कम लेट, ये रिवोल्ट्स एंड रिबेलियंस पहला थीम मॉडर्न इंडिया का है जिस पे मैं ये MCQ प्रैक्टिस सेशन करा रहा हूँ। पहले 3 वीडियोज़ आप प्रेपॉन एजुकेशन का जो यूट्यूब चैनल है उस पर देख सकते हैं। नेक्स्ट वन, the cultivators showed no faith in the legal route to assert their rights. Now we are talking about Indigo revolt in 19th century. जो खेती करने वाले, नील की खेती करने वाले कल्टीवेटर्स हैं, उनका कोई लीगल रूट में कोई फेथ नहीं हुआ करता था। वो तो सीधे ही हेड ऑन रिवोल्ट करना चाहते हैं, वो कोर्ट का रास्ता नहीं अपनाना चाहते थे। द बंगाल लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल, इसे हटा दीजिए, वॉज कम्प्लीटली इंसेंसिटिव टू देयर कंप्लेंट्स। वो सरकार से कंप्लेंट तो कर रहे हैं पर सरकार उनकी चीज़ों को लेके, शिकायतों को लेके बिल्कुल ही इंसेंसिटिव है। दूसरा स्टेटमेंट, दे कुड नॉट गैदर एनी सपोर्ट फ्रॉम द इंटेलिजेंशिया ऑफ बंगाल। उस समय का जो बंगाल एजुकेटेड क्लास है वो इनकी शिकायतों पर या इस रिवोल्ट की संबंधित मुद्दों पर बिल्कुल शांत हैं। वो इन चीज़ों पर विश्वास करते ही नहीं है। वो तो कहते हैं संवैधानिक तरीके से काम हो वही सही है, इसलिए रिवोल्ट जैसी चीज़ में वो शामिल नहीं हो सकते हैं। तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है? ये जो डायरेक्टिव है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार हम यहाँ सिली मिस्टेक कर जाते हैं। इंडिगो रिवोल्ट, नील की खेती करने वाले किसानों की समस्या 1850-60 के आसपास बंगाल के कंटेक्स्ट में जबरन नील की खेती अंग्रेज प्लांटर्स कराते हैं, तो उससे संबंधित ये है। याद रखना है ये 19th सेंचुरी का इंडिगो रिवोल्ट है। चंपारण सत्याग्रह 1917 का वो गांधी जी वाला मूवमेंट है, उससे पहले बंगाल में ये इंडिगो रिवोल्ट, नील विद्रोह हुआ था। तो इसमें ये कहना कि कल्टीवेटर्स एकदम लीगल रूट को नहीं मानते हैं, ये गलत है। वो पूरी कोशिश करते हैं कि कोर्ट के जरिए अपने अधिकारों की बात रखें। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है कि दे हैड नो फेथ इन द लीगल रूट्स। दूसरा, बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर उस समय का है, वो उनकी बात को समझ रहा है, उनकी समस्या को समझ रहा है। उस समय का जो प्रशासन था वो उनकी जो प्रॉब्लम्स थी उनको लेके इंसेंसिटिव दिखाया जाता है। इट वॉज नॉट insensitivity on the part of the government officials at that time. They could not gather any support from the intelligentsia of Bengal. ये कहना कि उस समय के जो इंडिगो रिवोल्ट हुआ था तो बंगाल की इंटेलिजेंशिया ने कोई सपोर्ट नहीं किया है, तो ये गलत हो जाएगा। उन्होंने किया है, बल्कि इनके लिए, इनकी बात को आगे रखने के लिए, इनके लीगल पिटीशंस को ड्राफ्ट करना,
अपने अखबारों में, किताबों में इसको लिखना, ये वो लोग करते थे। दीनबंधु मित्रा ने किताब लिखी थी नील दर्पण, इन किसान की समस्याओं को आगे ले जाने के लिए, जो नील के खेती करने वाले किसानों की समस्याओं को उजागर करने के लिए नील दर्पण लिख देते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है कि कोई मदद उन्हें इंटेलिजेंशिया से नहीं मिल रही है, इंटेलिजेंशिया उनके रिवोल्ट को लीड नहीं कर रहे हैं बट उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, तीनों ही गलत हो जाते हैं। इसलिए इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? तीनों ही इनकरेक्ट हैं। डी इज द आंसर। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया रिवोल्ट तीनों स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं। तो दीनबंधु मित्रा रोट नील दर्पण जस्ट टू एक्सपोज द एक्सप्लॉयटेशन फेस्ड बाय द इंडिगो कल्टीवेटर्स इन द 19th सेंचुरी इन बंगाल। बाद में एक कानून पास हो जाता है और ये समस्या बंगाल में सॉल्व हो जाती है, बट बिहार में ये बढ़ जाएगी। अगेन बिपिन चंद्रा, पेज नंबर 40। आंसर इज डी, तीनों ही गलत हो जाते हैं। 34. Consider the following statements about peasant movements in the context of modern Indian history. Modern Indian history में 1850 से लेकर और 1946 तक तेभागा मूवमेंट, पीजेंट्स के विद्रोह होते रहे, किसानों के विद्रोह, कल्टिवेटर्स के विद्रोह होते रहे, उसके बारे में। The 19th century peasant movements remained outside the anti-imperial struggle। जो पहले फेज में हुए थे वो अंग्रेजी जो एंटी इंपीरियल स्ट्रगल चल रही है उससे बिल्कुल अलग हैं। वो अपना ही एक धारा चला रहे हैं, उनका उस समय की फ्रीडम स्ट्रगल से कोई मतलब नहीं है जो 19th सेंचुरी के कंटेक्स्ट में हो रहे हैं। तो ये पहली बात। दूसरा, द 20th सेंचुरी पीजेंट मूवमेंट्स बिकेम इंटीग्रल पार्ट ऑफ जनरल एंटी इंपीरियल स्ट्रगल। लेकिन जो 20वीं सदी में हुए हैं, चाहे वो चंपारण हो या खेड़ा हो या बारदोली सत्याग्रह हो या तेभागा हो या एका मूवमेंट हो, वो इंपीरियल स्ट्रगल के फ्रेमवर्क में आ गए हैं, वो उनसे आइसोलेटेड नहीं है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ओबियसली पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 19th सेंचुरी के जो पीजेंट मूवमेंट थे वो एंटी इंपीरियल स्ट्रगल से बिल्कुल अलग हैं, अलग तरीके से चल रहे हैं उस समय, और सही मायनों में तो एंटी इंपीरियल स्ट्रगल उस समय अपने फॉर्मेशन फेज में है। तो स्टेटमेंट सही हो जाता है कि वो अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं कर रहे हैं। उनका तो काम था, उनका जो लॉजिक था या काम था, फोकस था, वो उन पे था जो उनके इमीडिएट ऑपरेसर हैं, चाहे वो मनी लेंडर हो या वो उस समय का वहाँ का ज़मींदार हो, उस पे उनके खिलाफ ज़्यादा काम कर रहे हैं। अंग्रेज़ी सरकार के खिलाफ शुरू में वो नहीं करते हैं। लेकिन जब 20th सेंचुरी के मूवमेंट आ जाते हैं तो दे बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ द एंटी इंपीरियल स्ट्रगल, चाहे वो किसान सभा हो या बारदोली हो, वो इस धारा प्रवाह में शामिल हो गए हैं और ये छोटे छोटे मूवमेंट मिलके ही फ्रीडम स्ट्रगल बनती है। तो सही मायनों में देखा जाए फ्रीडम स्ट्रगल कुछ नहीं है, छोटे छोटे, चाहे वो जितने लोग उसके स्टेक होल्डर थे, उनकी ग्रीवांसेस को लेके आगे बढ़ते हैं, फिर वो कॉमन ग्रीवांस बन जाती है कि सभी देखते हैं, चाहे वो वर्कर्स हो, चाहे किसान हो, चाहे आम जनता हो या इंडस्ट्रियल वर्कर्स हो या आम जनता हो, वो सब देखते हैं हमारे शोषण करने वाले एक ही हैं। तो अल्टीमेटली इन सब की शिकायतों की जो मूवमेंट होता है वो फ्रीडम स्ट्रगल बन जाती है। तो 20th सेंचुरी में करेक्टर इनका चेंज हुआ है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। हैंस सी इज द आंसर, बोथ आर करेक्ट। बोथ आर करेक्ट। बिपिन चंद्रा, पेज 46-47। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फोकस्ड क्वेश्चंस फॉर योर एग्जाम। आप सारी वीडियोस देख लेंगे, सारे वीडियोस करेंगे तो आपको इस टॉपिक से संबंधित कैसा भी क्वेश्चन आएगा वो आप कर पाएंगे, और रिवीजन भी अच्छा सा हुआ जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 35, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रिवोल्ट ऑफ 1857। फर्स्ट, इट वॉज लार्जली अ सिपाही म्यूटनी अगेंस्ट द ब्रिटिश फॉर द अनएड्रेस्ड ग्रीवांसेस। ये सिपाहियों का विद्रोह था मेजर तौर पर, अंग्रेजों के खिलाफ जो सिपाहियों की ग्रीवांसेस हैं, जिस पे बात अंग्रेज नहीं सुन रहे हैं, तो उसके लिए हुआ था। सिपाहियों का विद्रोह बहुत ज़्यादा था ये। दूसरा स्टेटमेंट कहता है द म्यूटनी वॉज रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड दस अ पॉलिटिकल एक्ट। ये जो म्यूटनी थी ये अंग्रेजों के खिलाफ एक विद्रोह था, रिवोल्ट था और एक पॉलिटिकल एक्ट था। इट वॉज ए पॉलिटिकल एक्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ये तो एकदम ही गलत हो जाता है कि ये सिपाहियों का विद्रोह भर था। दुनिया जहान के लोग उस समय के अपने अपने तरीके से रिवोल्ट में शामिल हुए हैं। पूरे भारत में कई कारणों से नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया पूरे भारत में? आप अगर पहले वाले वीडियो देखेंगे तो आपको इसके एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे। मैंने उसमें बताया हुआ है, और किताब के जो वो हैं एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको दिए हैं। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है कि ये सिपाहियों का विद्रोह भर था। अपने अपने तरीके से काफ़ी लोग सोसाइटी के जुड़े हैं।
और द म्यूटनी वॉज ए रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड दस पॉलिटिकल, ये बिल्कुल सही है कि इट वॉज बेसिकली ए पॉलिटिकल मूवमेंट, अंग्रेजों के खिलाफ ये विद्रोह था और एक पॉलिटिकल एक्ट माना जाता है। सेकंड इज करेक्ट, फर्स्ट इज नॉट करेक्ट, बी इज द आंसर। A proclamation issued by the Delhi rebels clearly reflected the sepoys' awareness of the misery brought about by the British rule. The mutiny in itself, therefore, was a revolt against the British and thus a political act. What imparted this character to the mutiny was the sepoys' identity of interest with the general population of the time. बिपिन चंद्र पेज 28। तो देखिए इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन है। अब ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हम किताब पढ़ते समय ध्यान नहीं देते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन यूपीएससी टारगेट करता है। तो बिल्कुल सही है, उस समय का एक प्रोक्लेमेशन जारी हुआ है दिल्ली के जो रिबेल्स थे, उससे पता लगता है कि वो अंग्रेज़ों का जो शोषण भारत में हो रहा है उसके बारे में बाकायदा अवेयर हैं, कॉग्निजेंस उसकी लिए हुए हैं कि हाँ ये भी एक डायमेंशन है इसकी, अपने अपने छोटी छोटी ग्रीवांसेस के लिए नहीं लड़ रहे हैं वो। इन जनरल द एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ British rule was evident to them. Second point, hence it was a political act against the British. Second thing, एक दूसरा जो करेक्टर इसका दूसरी बात जो निकल के आती है कि जो सिपाहियों की शिकायतें हैं वो आम जनता के इंटरेस्ट से भी मैच कर रही हैं, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट सही हो जाता है। Hence B is the answer. Which of the following are correctly matched in the context of tribal revolts of 19th century? 19th सेंचुरी के जो ट्राइबल रिवोल्ट्स हैं इनको कुछ आप किताब आप पढ़ते हैं तो इनको कुछ स्पेशल टर्म्स दे दी गई हैं। जैसे हूल है, क्या हूल रंपा रिबेलियन को हूल कहते थे, क्या मुंडा रिबेलियन को उलगुलन कहते थे, या संथल रिबेलियन को फितूरी कहते थे। ये क्वेश्चन अब यूपीएससी में 1-2 साल पहले आ गया था, उलगुलन क्या है, किसकी रिवोल्ट को उलगुलन कहते थे, तो उसके कंटेक्स्ट में है। तो हूल वॉज संथल रिबेलियन को हूल कहा था, उलगुलन वॉज मुंडा को उलगुलन माने ग्रेट टुमुल्ट, तो उलगुलन जो बिरसा मुंडा की रिबेलियन थी उसको उलगुलन बोला गया है। और जो आंध्र प्रदेश में रंपा क्षेत्र में ये जो रिवॉल्यूशन हुई थी उसे फितूरी कहते थे। तो इसमें दूसरा इस क्वेश्चन के हिसाब से सेकंड इज करेक्ट, लेकिन वैसे देखें तो हूल संथल रिबेलियन को हूल कहा गया, उलगुलन मुंडा को, और फितूरी इज रंपा रिबेलियन, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिवोल्ट 1920-22 के 22 से 24 में लीड किया था अलूरी सीताराम राजू ने। ये लंबे समय तक चलता रहा था आंध्र प्रदेश के एरिया में, रंपा में। अब तो ये डिस्ट्रिक्ट हो गया है, 2022 में सरकार ने इस डिस्ट्रिक्ट का नाम ही रख दिया है अलूरी सीताराम राजू, इस जगह का नाम हो गया है। तो उसको फितूरी कहते थे, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। उस कंटेक्स्ट में दूसरा ही सही है। 37 क्वेश्चन, अवध किसान सभा वॉज फाउंडेड इन 1920। 1920 का समय में अवध किसान सभा बनती है, क्यों बनती है? 1918 में यूपी किसान सभा बनी थी, लेकिन 1920 में अवध किसान सभा बनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये क्यों बनी है? कब बनी है? व्हेन यूपी किसान सभा अंडर मदन मोहन मालवीय चोज टू फॉलो कॉन्स्टिट्यूशनल पाथ अगेंस्ट नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम ऑफ द कांग्रेस। ये तब बनी है जब यूपी किसान सभा 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी और गौरी शंकर मिश्रा और कुछ सपोर्ट मदन मोहन मालवीय से मिलता है, तो एक यूपी किसान सभा बनी थी। लेकिन ये कह रहे हैं कि 1920 में अवध किसान सभा तब बन जाती है जब मदन मोहन मालवीय, और ये वो समय है जब कलकत्ता सेशन में कांग्रेस ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जारी शुरू करने का मन बना लिया है। तो ये कहते हैं उस समय यूपी किसान सभा अंडर मदन मोहन मालवीय डिसाइडेड टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशनल पाथ अगेंस्ट नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम ऑफ द कांग्रेस। दूसरा, अवध किसान सभा तब बनती है जब यूपी किसान सभा वॉज बैंड बाय द गवर्नमेंट। सरकार ने उस समय के हालातों में 1919 के हालात आपको पता है, रॉलेट सत्याग्रह के हालात थे, ऐसे में सरकार ने यूपी किसान सभा को बैन कर दिया है, तो दूसरी संस्था बना ली गई। या यूपी किसान सभा गॉट इन्वॉल्व इन लोकलाइज्ड एका मूवमेंट, या यूपी किसान सभा का फोकस 1920-21 के आसपास जो एका मूवमेंट शुरू हो जाएगा उसको कैरी ऑन करने में लग गया था। या ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस वॉज हेल्ड इट्स फर्स्ट सेशन, यह तब बनी है जब 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का पहला सेशन होता है प्रेसिडेंट बाय लाला लाजपत राय इन बॉम्बे। तो ये कब बनी है? तो ऑब्वियसली इसका आंसर ए हो जाएगा। मदन मोहन मालवीय वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द फॉर्मेशन ऑफ यूपी किसान सभा, लेकिन जब नॉन कोऑपरेशन के हालात बनने लगे हैं तो वो संवैधानिक पाथ पे चलना चाहते हैं और उनके ही अंडर में बनती है अवध किसान सभा 1920।
A. The Congress at Calcutta had chosen the path of non-cooperation and many nationalists of UP had committed themselves to the new political path. But there were others, including Madan Mohan Malviya, who preferred to stick to constitutional agitation. Madan Mohan Malviya का विचार अलग से चल रहा है. The differences were reflected in the UP Kisan Sabha as well, and soon the non-cooperators set up an alternative Awadh Kisan Sabha at Pratapgarh on 17 October 1920. विपिन चंद्रा पेज 162. देखिए ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो हम नहीं ध्यान दे पाते हैं, तो इसका आंसर ए हो जाता है, इसलिए बनी थी अवध किसान सभा. 38. Consider the following statements about Moplaha Revolt 1921. 1921 में एक मोपलाह विद्रोह हुआ है केरल में, उसके बारे में स्टेटमेंट है. इट वॉज लार्जली एंटी लैंडलॉर्ड एंड एंटी ब्रिटिश. बेसिकली ये अंग्रेजों के खिलाफ था और जो वहाँ के जमींदार वर्ग हैं उसके खिलाफ था. आफ्टर विजिट ऑफ गांधी जी टू मालाबार इट बिकेम पार्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. गांधी जी जब वहाँ पहुँचते हैं 1921 में, भाषण वगैरह देते हैं, तो फिर ये मर्ज हो जाता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है. इनिशियली इट वॉज एंटी जमींदार एंड एंटी ब्रिटिश, दोनों ही पहलू इसके मिल जाते हैं. बाद में कम्युनल हो गया था, हिंदू मुस्लिम लड़ाई में बदल गया था, बट शुरू में ये एंटी लैंडलॉर्ड एंटी ब्रिटिश हुआ करता है. लेकिन इट वॉज बेस्ड ऑन वायलेंस, बेसिकली इट वॉज बेस्ड ऑन वायलेंस, और वायलेंस मूवमेंट गांधी जी के वायलेंट मूवमेंट गांधी जी के नॉन कॉपरेशन का पार्ट नहीं बन सकता था. तो इट नेवर बिकेम फुल फ्लेजेड पार्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन movement. The first is correct, second is not correct. What had been largely an anti-government and an anti-landlord affair acquired a strong communal overtones. The Mapilas or Moplaha recourse to violence had in any case driven a wedge between Hindus and Muslims and the non-cooperation movement, which was based on the principle of non-violence. Bipin Chandra page 165. तो obviously क्योंकि ये वायलेंस पे बेस्ड था और नॉन कॉपरेशन का जो कैरेक्टर था वो नॉन वायलेंट है, तो ओबियसली उसके से डिफरेंस बहुत बड़ा था. दूसरा ये है कि शुरू में ये एंटी गवर्नमेंट एंटी ब्रिटिश हुआ करता है. एग्जैक्ट लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम बुक्स एट विच गिव यू लॉट ऑफ इनसाइट इनटू द टॉपिक. रिवीजन बहुत अच्छा हो जाता है. 39. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रिवोल्ट ऑफ 1857. द तालुकेदार्स ऑफ अवध ऑल्सो ज्वाइंड द रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश. अवध के जो जमींदार हैं, ताल्लुकेदार हैं, वो भी रिवोल्ट ऑफ 1857 में शामिल हो जाते हैं. पहला स्टेटमेंट, दे वांटेड टू सपोर्ट द सिपाहीज एज कर दिया गया था. इन अवध द ताल्लुकेदार्स लॉस्ट अबाउट हाफ ऑफ देयर एस्टेट्स. दे वर डिसआर्म्ड एंड देयर फोर्ट्स वर डिमोलिश्ड, रिजल्टिंग इन ए कंसिडरेबल लॉस ऑफ स्टेटस एंड पावर इन लोकल सोसाइटी. Awadh therefore became the hotbed of discontent of the landed aristocrats due to dispossession, and so was the northwestern province where too many talukadars had lately been dispossessed. As the revolt started, these talukadars quickly moved into the villages they had recently lost, and significantly they faced no resistance from their erstwhile tenants. Bound by the ties of kinship and feudal loyalty, the villagers were happy to acknowledge the claims of their landlords and joined hands against the common enemy, the British. शेखर बंदोपाध्याय, प्लासी टू पार्टीशन, पेज नंबर 190. अब इस आंसर को पढ़ के हमारी और भी क्लैरिटी हो जाती है इस टॉपिक के बारे में. बहुत बारीक सी बात है, बट हमने इसको समझ लिया. तो तालुकेदार सिपाहियों को सपोर्ट करने के लिए नहीं आगे बढ़ के आते, उनकी अपनी ही समस्या थी. रिवोल्ट से पहले ही उनके बहुत सारे अधिकार छीन लिए गए थे, स्टेट छीन ली गई है, ज़मीनें छीन ली गई हैं, अधिकार ख़त्म कर दिए गए हैं. तो जब रिवोल्ट होता है तो वो अपने ही अधिकारों के लिए किसानों के जो उस समय के लोग हैं या सिपाही हैं उनके साथ शामिल हो जाते हैं. क्वेश्चन 40. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बारदोली सत्याग्रह 1928 लेड बाय वल्लभ भाई पटेल. इट वॉज लॉन्च अगेंस्ट एनहेंसमेंट ऑफ रेवेन्यू एज रिकमेंडेड बाई ए कमीशन अपॉइंटेड बाई द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट ने कमीशन अपॉइंट किया है, उसके अगेंस्ट ये रिवोल्ट लॉन्च किया गया था. ड्यू टू सक्सेस ऑफ द मूवमेंट वल्लभ भाई पटेल वॉज गिवन द टाइटल ऑफ सरदार बाई गांधी जी, और यहीं पर उनको गांधी जी ने सरदार का टाइटल भी दिया है. कमीशन ने बोला है कि एक सरकार ने कमीशन अपॉइंट किया, कमीशन ने बोला है कि यहाँ पर रेवेन्यू बढ़ा दिया जाए. इनमें कौन सा सही है? तो दोनों ही सही नहीं है. बम्बई सरकार ने रेवेन्यू को बढ़ा दिया है,
जब वल्लभ भाई पटेल इस मूवमेंट को लीड करते हैं तब फिर एक मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमीशन सरकार बिठाती है। वो कहती है कि रेवेन्यू में जो बढ़ोतरी है वो बहुत ज़्यादा है, इसे कम कर दिया जाए। तो पहला गलत हो जाता है। इट वॉज नॉट ए कमीशन रिकमेंडेड बाई कमीशन, इट वॉज द बॉम्बे गवर्नमेंट। कमीशन ने तो बाद में कहा कि इसे कम कर दीजिए। और सरदार का टाइटल वल्लभ भाई पटेल को 1928 के इस विद्रोह में बारदोली की महिलाओं से मिलता है, ना कि गांधी जी से। तो दोनों ही गलत हो जाते हैं। The Bombay government announced a revenue hike of 22% in the Bardoli in 1927. Even though the cotton prices had been declining, Bardoli soon became a national issue. The Maxwell-Broomfield Inquiry Committee admitted that the Bardoli assessment and by implication assessment of elsewhere in the province to have been defective and enhancement was cut down in Bardoli from rupees 187 and to this is comma 1,87,492 से 48,648 कर दिया गया है। शेखर बंदोपाध्याय, पेज 239। It was women of Bardoli who gave the title of Sardar to वल्लभ भाई पटेल बिपिन चंद्रा। सो देखिए, पहला स्टेटमेंट शेखर बंदोपाध्याय से है, दूसरा स्टेटमेंट का आंसर बिपिन चंद्रा से है। तो आई हैव प्रिपेयर्ड दिस क्वेश्चन इन सच ए वे दैट कि आपका जो जितनी भी हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उन सबसे क्वेश्चंस लेके आपको प्रिपेयर कराने की कोशिश है। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट फोर्थ सेशन ऑफ थीम बेस्ड एमसीक्यू डिस्कशन ऑन इंडियन हिस्ट्री। होप यू एंजॉयड दिस सेशन। ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत यूजफुल हैं, इनको आप वीडियोस को बार बार देखेंगे, ये आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं और आपका एक बहुत अच्छा रिवीजन हुआ जा रहा है। थैंक यू वेरी मच। और इस वीडियो को देखिए, आगे बढ़ाइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ और आगे कराता जाऊँगा, ताकि आप प्रीलिम्स तक आते आते हिस्ट्री एंड पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर के बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस मेरे साथ कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच।